हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 23 दिसंबर है और आज हम 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और जो भी छात्र नए हैं, जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आपको हम वादा करते हैं कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट हम लाते रहेंगे। बस आपका अगर थोड़ा सा हमें स्नेह मिलता रहेगा तो हम इस मुहिम को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 23 दिसंबर का इतिहास देख लेते हैं। तो आज के ही दिन आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज जन्म दिवस है और इन्होंने किसानों के लिए कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए इनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने 23 दिसंबर को आपका नेशनल फार्मर्स डे घोषित किया था। तो इसलिए आज आपका 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा आपका 1672 में एक एस्ट्रोनॉमर थे जो जिनका नाम था गिवानी कसीनी। इन्होंने जो सैटर्न का एक सैटेलाइट था रिया, इसको इसकी डिस्कवर किया था। सैटर्न का मतलब शनि का जो एक उपग्रह था, सैटेलाइट का मतलब यहाँ उपग्रह है। शनि का एक उपग्रह था रिया। ये रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड वाली नहीं है, ये रिया शनि का एक उपग्रह का नाम है। इसकी खोज की थी इन्होंने 1672 में। उसके अलावा 1921 में आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया गया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन किया गया था 1921 में आज के ही दिन। और 1922 में जो बीबीसी रेडियो है, इसने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी डेली न्यूज़ की, यानी प्रतिदिन की जो न्यूज़ है इसकी ब्रॉडकास्टिंग यानी इसको प्रसारित करना शुरू किया था 1922 से, आज के दिन से। उसके अलावा 1954 में आज के ही दिन किडनी का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ था 2 लोगों में और दोनों लोग बच गए थे। और ये कहाँ पर हुआ था? बोस्टन में। और बोस्टन आपका कहाँ पर है? बोस्टन यानी अमेरिका में है ये। उसके अलावा 1968 में आज के ही दिन भारत का मेटेरोलॉजिकल का रॉकेट एक लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मेनका। ये मेटेरोलॉजिकल रॉकेट था जिसको लॉन्च किया था हमारे देश ने। कुछ और इवेंट्स देख लेते हैं। तो 1972 में आज के ही दिन 2 घंटे का भूकंप आया था निकारागुआ में, और जिसमें निकारागुआ की राजधानी थी क्या था? मानागुआ। इसमें हुआ था और इसमें हजारों 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 2 घंटे का भूकंप, मतलब 10 मिनट का भूकंप आता तो हिला देता चीजों को। 2 घंटे का भूकंप रहेगा तो इसने तो तबाही मचा के रख दी थी। और की थी ये घटना थी 1972 23 दिसंबर के दिन। उसके अलावा 2000 में जो कलकत्ता का नाम था, पहले कलकत्ता नाम था इसका, लेकिन 2000 में इसका ऑफिशियली जो नाम था इसका कोलकाता किया गया। अभी वर्तमान में कोलकाता हम बोलते हैं, पहले इसको कलकत्ता कहते थे। उसके अलावा 2008 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी सत्यम, इसको बैन कर दिया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और 2008 में ही आपके एक स्टोरी राइटर थे गोविंद मिश्रा, इनको साहित्य 2008 का साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। और इनका नोवेल था कोहरे के कैद रंग। तो ये इनका नोवेल था, इसके लिए इनको 2008 में साहित्य अकादमी अवार्ड 2008 का दिया। तो ये कुछ इवेंट्स थे हमने जो कवर किए। अभी हम देखते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शालिनी कुमारी, सरगम कौशल, शेखर पाठक या राजेंद्र पवार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका शालिनी कुमारी, यानी शालिनी कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है। तो ये आपकी शालिनी कुमारी है, इनको अभी ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। और ये आपकी ग्रास रूट जो इनोवेशन कंपटीशन हुई थी, तीसरी ये आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के द्वारा आयोजित की गई थी और ये अवार्ड इनको दिया गया है। इन्होंने क्या बनाया है? मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग, यानी इन्होंने वॉकर को बनाया है, मॉडिफाई किया है, जिसमें लेग को इसकी को एडजस्ट किया जा सकता है। और ये जो 3 दिन की फोरम थी, इसको आयोजन किसने किया है? एशियन इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, इसको आयोजन किया गया है एशियन कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी कॉस्टी। और इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको DST बोलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF, इसके द्वारा इसको नॉमपेन कहाँ की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी है। तो वहाँ पर ये कंबोडिया में ये आपकी जो
समिति थी ये इसको आयोजन किया गया था और ये पहला पुरस्कार आपको इनको दिया गया है शालिनी कुमारी को। सेकंड और थर्ड जो प्राइज है इसका, इसमें ग्रास रूट जो इनोवेटर है आपके, एक फिलीपींस से हैं और दूसरे म्यांमार से हैं और इनको दिया गया है। एक को 1000 अमेरिकी डॉलर मिला है और एक को 500, और इनको कितना मिला है, इनको 1500 मिला है। फर्स्ट जो प्राइस है 1500 आपका डॉलर इनको दिया गया है इसके लिए, और ये कंबोडिया में आयोजित हुई थी। नाम है शालिनी कुमारी। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शालिनी कुमारी। आपका सरगम कौशल अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसको इनको मिसेज वर्ल्ड 2022 का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो शेखर पाठक है इनको कमला देवी चाट्टोपाध्याय NIF प्राइज दिया गया है। इन्होंने किताब लिखी थी द चिपको आंदोलन, 2022 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा राजेंद्र पवार को आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फिक्की के द्वारा। फिक्की आपका जो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ इंडिया जो है आपका, इसके द्वारा राजेंद्र पवार को आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे एग्जाम्स में बहुत सारे में ये अवार्ड पूछे जाते हैं। प्रश्न है आपका, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 2022 है वो किसे दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी याद रखना है क्योंकि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आपके 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो आपको हिंदी का पूछा है और ईयर भी याद रखनी है और सब्जेक्ट भी याद रखना है। ऑप्शन से आपके दया प्रकाश सिन्हा, गीतांजलि श्री, नमिता गोखले या बद्री नारायण। प्रश्न का सही आंसर है बद्री नारायण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। तो अभी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए 23 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। देखिए दिए 24 भाषाओं में जाते हैं, लेकिन अभी जो घोषणा की गई वो 23 भाषाओं में की गई है। और ये कुल मतलब 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं जो आपकी अनुसूची 8 में दी गई हैं, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं, और बाकी की 2 भाषाएं आपकी अंग्रेजी और राजस्थानी। याद रखना, अंग्रेजी को 22 लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी भाषा मतलब संविधान की भाषा में नहीं, और अंग्रेजी संस्कृत दोनों दिए जाते हैं, तो अंग्रेजी को उसमें मारना होता है। 2022 के जो विजेता हैं जो इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर नोट किए हैं। हिंदी का जो पुरस्कार है वो बद्री नारायण को दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा है? तुमड़ी के शब्द। ये इनकी किताब है, यहाँ पर तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण ने इसको लिखा है, इसलिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2022 के लिए। अंग्रेजी का जो है आपका अनुराधा रॉय को दिया गया है, इन्होंने लिखा है ऑल द लाइव्स बी नेवर लीव। इन्होंने ये आपका इनका ये कृति है इनकी। उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 थे जो दिए गए, इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं। अगर इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन पहली बार पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। दोनों में अलग अलग है, स्थापना 1954 में और पहली बार पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। इनमें विजेताओं को 1 लाख रुपए की नगद धनराशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। तो ये अवार्ड है आपके, जिसके बारे में आपकी जानकारी हमने हासिल की। आइए देखते हैं आगे जो ऑप्शंस आपके दिए गए इनको भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का तो सही आंसर बद्री नारायण हो जाएगा। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का सम्राट अशोक के लिए यही अवार्ड दिया गया था। कौन सा वाला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इनको भी साहित्य अकादमी मिला है, लेकिन कब के लिए मिला है? 2021 के लिए मिला है। उसके अलावा गीतांजलि श्री को अभी इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया 2022 के लिए। कौन सी कृति है इनकी? टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि। उसके अलावा आपकी जो नमिता गोखले, इनको 2021 का आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी कृति थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। देखिए यहाँ पे जो सारे नाम थे अवार्डी थे आपके, लेकिन कब दिए गए? 2 जो नाम थे दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले, इनको 2021 में दिया गया। एक को हिंदी के लिए और एक को इंग्लिश के लिए। जो सम्राट अशोक है ये हिंदी का है, ठीक है, और जो आपकी थिंग्स टू लीव बिहाइंड नाम से समझ में आ रहा होगा ये इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश का आपकी कृति है। ये नमिता गोखले ने लिखी है और ये दया प्रकाश सिन्हा ने लिखी है। तो अभी 2022 के अवार्ड हो गए हैं, इसमें बद्री नारायण को आपका हिंदी का दिया गया। किस लिए? तुमड़ी के शब्द। अगला प्रश्न है आपका, समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शंस आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में महुआ कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो आपको बताना है कौन सा आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब जो वस्त्र उद्योग है उसको ये रिलेटेड है। कौन सी? समर्थ योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
तो भारत सरकार ने ये जो वस्त्र मंत्रालय है भारत सरकार का, इसने 20 दिसंबर 2017 को समर्थ योजना की शुरुआत की थी और इसका जो बजट था 1300 करोड़ इसका बजट आवंटित किया गया था और इसका लक्ष्य था कि 3 साल में लगभग 10 लाख से प्लस आपके जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कपड़ा जो मतलब के क्षेत्र में बनाने के लिए, और उसमें जो भी रंगाई पुताई और जो कढ़ाई वगैरह होती है उससे सारे काम उससे किए जाएंगे। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रीय और वाणिज्य मंडलों के तहत पंजीकृत कपड़ा उद्योग और संघों की भागीदारी को आमंत्रित किया गया था। यानी जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री है उनको भी इसके लिए इनवाइट किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को वस्त्र उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया सिखाई जाएगी। मतलब इसके द्वारा जो आप वस्त्र कैसे बनाते हैं, उनसे क्या क्या टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं, वो उसके लिए उनका कौशल विकास किया जाएगा। इससे क्या होगा, इस योजना के माध्यम से जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आएगी, लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हमारा जो देश का वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर हमारे जो वस्त्र उद्योग है इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। अभी हमारा जो हिस्सेदारी बहुत कम है। समर्थ योजना 2022 में अभी तक 18 राज्यों में सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन हो रहा है और इस योजना में मुख्यतः महिलाओं पर फोकस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो घर पे फ्री रहती हैं मोस्टली महिला। अभी भी मतलब हमारे यहाँ पर वर्किंग वुमेन होते हुए भी बहुत सारी जो आपकी महिलाएं हैं वो काम नहीं करती, वो हाउस होल्ड वर्क ही करती हैं। तो वो अगर घर पे रहती हैं, जब फ्री टाइम होता है तो इसका काम कर सकती हैं, इसलिए महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है इसको। और इसका कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या वस्त्र मंत्रालय। योजना का नाम क्या है? समर्थ योजना। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है। 3 साल में 10 लाख का लक्ष्य रखा था और इसमें जो उससे जो टेक्नोलॉजी थी और जो काम करने का तरीका था वो सिखाना था, लोगों को प्रशिक्षित करना था और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, डायमंड चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके रोपवे, हाईवे, रेलवे या बंदरगाह। प्रश्न का सही आंसर है रेलवे। ये रेलवे की योजना है डायमंड चतुर्भुज योजना। एक हमने पढ़ा था पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी और एक रोपवे के लिए भी योजना शुरू की गई थी। अगर आपको नाम पता है तो आप बता दीजिए। तो हाल ही रेलवे बोर्ड ने कहा है कि उसने डायमंड चतुर्भुज योजना के खाके पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत जो स्वर्णिम आपकी जो डायमंड चतुर्भुज योजना है, देखिए स्वर्णिम बोलेंगे तो ये आपका हाईवे है, हाईवे से रिलेटेड है। सड़क बनाई जाएगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों को कनेक्ट किए हुए। यानी आपका जो महानगर है, आपके भारत में कितने महानगर हैं? 4 महानगर हैं। यानी मुंबई, मुंबई से चेन्नई जाएगा, चेन्नई से आपका कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से वापस ये आपका मुंबई। अगर ये स्वर्णिम बोलेंगे तो ये रोड और हाईवे से रिलेटेड हो जाएगा और इसको डायमंड बोलेंगे तो ये ट्रेन से रिलेटेड हो जाएगा। और ये आपके देख लीजिए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के 4 महानगरी शहरों को जोड़ेंगे और इसमें महानगरी शहरों को जोड़ करके 6 गलियारे होंगे इसमें कुल, और जो देश के विकास केंद्र भी होंगे और जिन लोगों की पहचान है उनमें दिल्ली, मुंबई शामिल है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली और आपकी डायगोनल यानी दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से आपका सीधा चेन्नई ऐसे भी जाएगा और ये ऐसे भी जाएगा। देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4 और 5 6। तो इसमें क्या होगा, हाई स्पीड के जो रेल है नेटवर्क है आपकी, जैसे बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है तो इसके 2 चरण इसमें स्थापित किए जाएंगे। पहले जो चरण में रेल गलियारों को पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके उन्नत किया जाएगा और इसमें जो स्पीड है ट्रेन की वो 160 किलोमीटर तक अचीव की जा रही है। अभी भारत में जो एवरेज स्पीड है वो मुश्किल से आपकी 60 है, 60 to 67। मतलब ये जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो इतनी है। जो राजधानी वगैरह है उनकी भी मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं है, भले ही वो 100 पे चलती हैं या 140 पे चलती है, 160 पे, नाम मात्र कुछ ही ट्रेनें हैं जैसे आपकी गतिमान एक्सप्रेस है या कुछ आपकी तेजस हैं जो थोड़ा टाइम देती है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड बहुत कम है। तो ये इसमें जो अभी किया जाएगा तो इसको स्पीड को बढ़ाया जाएगा। पहले गलियारे में 160 स्पीड रहेगी, लेकिन जो दूसरा चरण होगा इसमें जो आपका कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें जो स्पीड है 350 किलोमीटर तक इसको विकसित किया जाएगा। और ये 350 किसकी स्पीड होगी? बुलेट ट्रेन की होगी। ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है और अभी पहला गलियारा इसका शुरू हो गया है। मुंबई से अहमदाबाद ये आपका बनाया जा रहा है और ये जो दूरी है आपकी 543 किलोमीटर दूरी है यहाँ पर। और ये गलियारा भारत की पहली उच्च गति वाली रेल लाइन होगी और इसका पहला स्टेशन तैयार भी हो गया है जिसका सूरत, आपने पढ़ा भी होगा नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में कि सूरत जो पहला आपका है जो मेट्रो जिसका बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनके तैयार हुआ है इस हाई स्पीड रेल के तहत।
अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है, यानी टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ऑप्शन आपके मोढेरा का सूर्य मंदिर, बजनगर शहर, उनाकोटी जो त्रिपुरा में है, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर है आपका उपर्युक्त सभी, यानी इन तीनों को ही इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। किस लिस्ट में? टेंटेटिव लिस्ट है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो अभी हाल ही में जो 3 नए सांस्कृतिक स्थल हैं, इसको विश्व धरोहर की स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसमें आपके मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, बजनगर शहर, ठीक है, जिसको आनंद शहर भी कहा जाता है गुजरात में, और ये नरेंद्र मोदी जी का जन्मभूमि है। उसके अलावा उनाकोटी की पत्थरों पर उकेरी की मूर्तियां, ये भगवान शिव से पूजा से रिलेटेड हैं आपकी, और जो त्रिपुरा में है। इन तीनों को अभी अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। तो आपकी जो भारत की टेंटेटिव लिस्ट है, उसमें अब तक भारत की 52 आपके स्थल हैं जो सम्मिलित किए जा चुके हैं। देखिए, हमें 40 स्थल जो विश्व विरासत संस्थान में शामिल है, आपके जो विश्व विरासत सूची में 40 आपके भारत को जो संस्थान शामिल है वो हमें पता है, लेकिन ये 52 आपको नहीं पता होंगे। मैं उम्मीद दावा करता हूँ कि आपको नहीं पता होंगे 52 वाले, लेकिन 40 हमें पता है। और इसमें लेटेस्ट कौन सा था आपका? धौलावीरा था जो आपका लेटेस्ट था। और धौलावीरा कहाँ पर है आपका? गुजरात में है, ये भी धौलावीरा। तो ये आपका याद रखना है कि आपकी इसमें 52 है आपकी जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, और आपकी जो परमानेंट लिस्ट है यानी विश्व विरासत जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, उसमें 40 है। अगला प्रश्न है आपका, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। आपको बताना है कहाँ पर इसकी स्थापना की घोषणा की गई है, ये अभी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन है आपके हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रश्न का सही आंसर है जामनगर उत्तर प्रदेश, जामनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। क्या नाम है इसका? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये जो सेंटर है आपका जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है, और इसकी जो नींव रखी थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और इस जो फंक्शन हुआ था, इसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और जो WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने इसमें भाग लिया था। इन्होंने मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कहा था कि दुनिया आज स्वास्थ्य देखभाल के नए आयामों की तलाश कर रही है, और इन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि वन प्लेनेट वन आवर हेल्थ का नारा देकर WHO ने एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के भारतीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। क्योंकि 2023 को भारत ने इसको प्रमोट किया था कि 2023 को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जाए, और इसको संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता भी दे दी और ये मनाया भी जा रहा है। तो मतलब ये भारत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब भारत को एक और नई पहचान इससे मिलेगी कि आपका जो मेडिसिन के क्षेत्र में भारत का एक अहम योगदान होने वाला है। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो हमने इसमें कवर किए। ये UPSC एस्पिरेंट इसको पूरा देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न है आपका, अटल भूजल योजना कितने राज्यों में शुरू की गई थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 7, 13, 19 या 28। तो ये योजना थी आपके 7 आपके 7 जो राज्य हैं उनमें शुरू। तो इसको कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था। और इसमें कुल परिव्यय इसका 6000 करोड़ इसमें आवंटित किया गया था, और यह 5 सालों के लिए शुरू किया गया था, 2020 से लेकर के 2024-25 तक, यानी 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो 50% जो इसमें 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय में 50% आपका विश्व बैंक इसमें लोन देगा, और बाकी का जो है वो स्टेट के द्वारा और केंद्र के द्वारा इसको किया जाएगा। और जो ऋण लेगा और ऋण का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार ही करने वाली है। इसमें 50% बाकी का जो आपका है बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, बजट में दिया जाएगा, और राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है जो आपके 7 राज्य हैं जिनमें पानी का जो स्तर बहुत कम है, जो इनमें इसको शुरू किया गया वो है आपके गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इनमें पानी का थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनमें ये योजना शुरू की गई है।
और इस योजना में राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें सब में पानी की टंकी लगाई जाएगी और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पहुंच नहीं है उनको कनेक्शन दिया जाएगा पानी का। और सरकार का लक्ष्य है कि हर घर जल का लक्ष्य कितना है, 2024 तक हर घर को जल होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई एग्जाम्स में। तो इसलिए ये योजना शुरू की थी, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी, 2019 को। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 के लिए ऑस्कर के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक रूप से एंट्री मिली है, यानी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपके द लास्ट शो, जिसको छेलो शो इसका ओरिजिनल नाम है और इंग्लिश वर्जन इसका द लास्ट शो है, ब्रह्मास्त्र, RRR या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है द लास्ट शो। देखिए ध्यान देने वाले थे, यहाँ पे RRR का को भी एंट्री दी गई है, लेकिन इसके गाने को एंट्री दी गई है, फिल्म को एंट्री नहीं दी गई है। तो अभी जो 4 भारतीय फिल्में हैं इनको एंट्री दी गई है विभिन्न कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में इनको एंट्री दी गई है, शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में आपके होने वाले हैं, नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन सी फिल्में आपकी, देखिए शॉर्टलिस्टेड जो किया गया है इसमें RRR का एक गाना है, क्या गाना है, नाटू नाटू, जो आपका सॉन्ग है, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो नाटू नाटू ये सॉन्ग है जिसमें ये दोनों लोग डांस करते हैं, आपके रामचरण और आपके जो चिरंजीवी हैं इसमें डांस करते हैं नाटू नाटू, ठीक है। तो इसको अवार्ड मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है, शामिल किया गया किसमें, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। उसके अलावा छेलो जो आपकी गुजराती मूवी है जिसका इंग्लिश में आपको द लास्ट शो कहते हैं, और इसको आपका इंटरनेशनल आपका फीचर फिल्म के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है। ये भारत की आधिकारिक फिल्म है जिसको नॉमिनेट किया गया है। उसके अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स जो आपकी है इसको डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में आपको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा द एलिफेंट विस्पर्स है जो आपकी, इसको डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। तो 4 कैटेगरी है, एक आपकी म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग हो गया, उसके अलावा इंटरनेशनल फीचर फिल्म हो गया, तीसरी कैटेगरी आपकी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है, और चौथी कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा, एक नाटू नाटू जो RRR का है, उसके अलावा आपका द लास्ट शो या इसको जब द छेलो शो भी कहा जाता है, और ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स, ये आपकी 4 मूवी हैं, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारत में किसकी ऑनलाइन बिक्री के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। ऑप्शन है आपके सैनिटरी नैपकिन्स, एसिड या तेजाब, बर्थ कंट्रोल पिल्स या गर्भ निरोधक दवाएं या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है एसिड, यानी एसिड की बिक्री के खिलाफ इन्होंने नोटिस जारी किया है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में CCPA कहा जाता है, इसने भारत में तेजाब की ऑनलाइन बिक्री के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस समाज में बढ़ते अपराधों को देखते हुए जारी किए गए हैं, क्योंकि आए दिन एसिड अटैक होते रहते हैं। CCPA ने 2 ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को उनके प्लेटफॉर्मों पर रिपोर्ट किए गए तेजाब की बिक्री से संबंधित उल्लंघन के लिए 7 दिनों में जवाब देने को कहा है। यानी इसमें जो बिक्री है इसको रिपोर्ट किया गया था, इसलिए सरकार ने इनको नोटिस दिया है कि आप बताइए। इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली में 17 साल की लड़की पे एक एसिड अटैक हुआ था, इसके बाद मतलब इसको संज्ञान में लिया गया है। तो अधिकारियों को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा था। तो इसीलिए इन्होंने मतलब इस कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप बिना किसी नियम के या आसानी से ये तेजाब को आप अपनी वेबसाइट पर कैसे बेच रहे हैं, और इसके लिए कोई आप रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इनको नोटिस जारी किया गया है। और अच्छा कदम है कि तेजाब को आसानी से, और इतना जो हाई क्वालिटी का तेजाब है वो नहीं मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे मेडिकल हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, इनको जो क्वालिटी है उनकी कंप्रूव होनी चाहिए वहाँ पर। और जो हाई क्वालिटी सिर्फ उसमें आपका जो केमिकल के जो वर्क होते हैं उनमें यूज किया जाता है, वहीं पर आपका लैब हो गया, इनके लिए यूज होना चाहिए। नॉर्मल यूज करने के लिए तेजाब की जो क्वालिटी थोड़ी सी लो होनी चाहिए, जिससे ये इस प्रकार के जो आपके कांड होते हैं इन पर लगाम लगाई जा सके। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में कौन एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन हैं, यानी इसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। ऑप्शन आपके 21A, आर्टिकल 12 से 35 तक, फिर आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 51A।
इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 51A, जो आपका इसकी व्याख्या करता है कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया गया है। आर्टिकल 21A को देखते हैं तो ये शिक्षा का जो अनिवार्य शिक्षा है इसका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A में, और इसमें उसके अलावा जो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं आपके ये मौलिक अधिकार हैं। तो ये मौलिक अधिकार यानी ये फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, ठीक है, जिसको FR शॉर्ट में बोल देते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल जो 40 है वो आपका पंचायत से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। हम कुछ वन लाइनर देखते हैं और न्यूज फीड भी देख लेते हैं। तो हाल ही में सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत पहला देश बना है, यानी ये अपने स्पेक्ट्रम को नीलाम करेगा। उसके अलावा नेपाल हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बन गया है, और इस आयोग में अब कुल 31 सदस्य हो गए हैं, और इसका आयोग का गठन 2005 में किया गया था। उसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अभी 2 तटीय जहाज़ों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे समुद्र क्षेत्र में जो आपकी रिसर्च होती हैं, जो खोज होती हैं, उनकी गतिविधियों को मतलब उसकी गतिविधियों में वृद्धि होगी। उसके अलावा अभी प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे आपके केकला सत्यनारायण, इनका निधन हो गया है, और इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2 नंदी पुरस्कार भी दिए गए थे। इसके अलावा सुहेल आजाज, इंपॉर्टेंट नाम है, इनको अभी सऊदी अरब में भारत का अगला नया राजदूत बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और उसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस वाला, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशंस में नेपाल को इसका आयोग का सदस्य बनाया गया है। कौन सा आयोग है आपका? शांति निर्माण आयोग। तो ये आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा चैनल ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, हमारी मोटिवेशन कीजिए हमारा। तो आपको हम जाते जाते एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। प्रश्न है आपका आज का, हाल ही में FSSAI द्वारा किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास को अटेंड किया है तो आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। अगर आपने नहीं इसको क्लास को लिया है तो आपसे पिछले सेक्शन में जाके इस क्लास को लेकर आप इस प्रश्न का आंसर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मिलते हैं आपको अगले प्रश्नों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।